गरीब नंद के पंखे वाले घर में आई एसी वाली घमंडी भाभी। उफ, कितनी गर्मी बढ़ गई है ना। एसी में भी बैठे बैठे गर्मी लग रही है, जबकि कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। कुछ और मंगा लेती हूँ। पप्पू, ओ कामचोर पप्पू, अरे जरा मेरे लिए आइस क्यूब लेकर आ। कमरे से ही आवाज सुनने पर पप्पू आइस क्यूब लेकर आता है और उसकी कोल्ड ड्रिंक में डाल देता है। मैम साहब, आपको कुछ और चाहिए? नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, लेकिन मेरे कमरे का एसी 16 पर कर दो, बहुत गर्मी हो रही है। तभी पप्पू एसी को 16 पर करके चला जाता है। अरे वाह, क्या ठंडक मिल रही है एसी में। मेरा बस चले तो एसी के अंदर बैठकर सो जाऊं। बस चारों तरफ एसी ही एसी हो, और जो मुझे मेरे एसी के कमरे से निकाल कर ले जाए उसकी ऐसी तैसी हो। ओहो, 1 बज गए। मैं तो रितु को स्कूल से लाना ही भूल गई। रोशनी इतना कहती ही है कि इतने में उसकी रेखा उसके बेटे जीतू को स्कूल से ले आती है। वो उसका बैग रखकर हाथ पकड़कर कमरे से वापस ले जाती है। तब रोशनी अपने बेटे का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगती है। तब सांस रुक जाती है। ये क्या कर रही है बहू, तू छोड़ उसे। अरे माँ जी, आप मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रही हैं? बेचारा मेरा बच्चा बाहर इतनी गर्मी और धूप से आया है, उसको एसी में तो बैठने दो। उसको एसी में ही बैठाना होता तो उसको ऐसे क्यों ले जाती? एसी में नहीं बैठेगा ये अभी, उसे सर्द गर्म हो जाएगा। इतनी धूप से आया है, थोड़ी देर उसे पंखे की हवा खाने दे, फिर एसी में ले जाना। नहीं माँ जी, मेरा बेटा पंखे में नहीं बैठेगा। आपकी बेटी की तरह वह गरीब नहीं है जो पंखे में सड़े। क्या बोला ये तूने? नहीं माँ जी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बोल रही हूँ, जीतू को गर्मी लग रही होगी, इसीलिए। वैसे भी इसे बहुत देर हो गई। बोल दिया ना, ये अभी एसी में नहीं बैठेगा। अरे दादी, हाथ दुख रहा है, मैं थक गया हूँ, मुझे बैठना है। आप दोनों मुझे छोड़ोगे? नहीं, तू मेरे पास यहीं कमरे में रहेगा, माँ जी के साथ नहीं जाएगा। अरे माँ, दर्द हो रहा है हाथ। सास बहू दोनों बेचारे छोटे से बच्चे को खींच रहे थे। फिर सास का दिल ही पिघल जाता है। मेरे पोते को परेशान मत कर। और एसी का कमरा देख रही है, फ्रिज जैसा ठंडा कर रखा है, इसके लिए एसी का टेम्परेचर बढ़ा दे। ठीक है माँ जी, अब आप जाओ, मैं उसे देख लूंगी। वैसे भी उसे स्कूल से आकर खाना पीना भी खिलाना होता है। इतना ही प्यार आता है अपने बेटे पर तो स्कूल से भी ले आती है उसे। 10 मिनट से बेचारा वहीं स्कूल में अकेले खड़ा था वॉचमैन के साथ। हाँ, तो आप इसकी दादी हो, इसे ले भी आई तो क्या हो गया? ये सुनने पर सास उसे पैनी निगाहों से देखती है। तब रोशनी अपना मिजाज बदलते हुए सो सॉरी माँ जी, आपको तो पता है कभी कभी मेरी जुबान कैंची की तरह चलती है। जबान और घमंड दोनों बोलते हैं, तेरा थोड़ा पटरी पर लाए से। चल बेटा, मैं तेरे कपड़े बदलवाऊं। एसी का टेम्परेचर कम कर दियो, फिर बोल रही हूँ। जी माँ जी। रोशनी अपने बेटे को कमरे में ले जाती है, जहां वो एसी का टेम्परेचर बिल्कुल भी बंद नहीं करती और ऐसे से उसके कपड़े बदलकर वहीं खाना खिलाकर उसे सुला देती है। खुद भी सो जाती है। शाम को 6 बजे जीतू परेशान होकर रोते हुए दादा दादी के पास पहुंचता है। दादी, दादू, मुझे ठंड लग रही है, मम्मी तो उठ नहीं रही है। हाय राम, मेरे छोरे की कितनी तबीयत खराब हो गई। अरे बाप रे, इसको तो बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो गया है, कहीं बुखार ना हो जाए। मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। चुप बेटा, चुप चुप, रोते नहीं है। दादी, दादू। जीतू इतनी तेज की छींक मारता है कि उसकी नाक आ जाती है। दादा दादी देखकर परेशान होते हैं और अखिलेश उसे डॉक्टर के पास दवाई दिलवाता है, जहां उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है। दरअसल शहर में धुएं वाली गाड़ी, मिट्टी, धूल इत्यादि कारण की वजह से शहर का AQI काफी खराब था। इसलिए अखिलेश की तबीयत खराब हो जाती है। उसे ठीक से सांस नहीं आ रही होती है। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे आप जोर जोर से सांस मत लीजिए, आराम से सांस लेने की कोशिश कीजिए, डोंट पैनिक। अखिलेश की बिगड़ती हालत देखकर डॉक्टर उसे ऑक्सीजन देकर लिटा देता है और उसके बेटे को फोन कर देता है। कुछ ही देर में एसी वगैरह से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन बेटी के ससुराल में जाकर ऐसे खाना पीना अच्छी बात थोड़ी होती है, और क्या पता वो लोग ना माने। वैसे भी गरीब के घर पर बोझ क्यों बनना। अरे रोशनी, वो हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचेंगे, और पापा की तबीयत पर तो बिल्कुल नहीं। फिर भी एक बार पूछ लेते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ, 4 दिन के बाद ही इनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होगा। डॉक्टर के जाने के बाद अमित अपनी बहन को गांव में फोन करता है। हेलो बहन, कैसी है? बहुत दिनों बाद भैया आपका फोन आया, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? वो दरअसल मुझे पूछना था कि कुछ दिनों के लिए हम तेरे घर आ जाएं क्या? वो क्या है ना कि जीतू की स्कूल की छुट्टी भी पड़ गई है और पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है।
डॉक्टर ने गांव जाने के लिए बोला है। हाँ हाँ, ये भी कोई बात है भैया, आप आ सकते हैं। मैं तो आप सबको कब से याद कर रही थी। पापा की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है ना? और मेरा छोटू कैसा है? तेरा छोटू भी ठीक है और पापा भी ठीक है, तू चिंता मत कर। माफ कर दे बहन, तुझे बता देता तो तू चिंता करती है। हम इसी हफ्ते तेरे पास पहुंच जाएंगे। ठीक है भैया। फोन काटने के बाद ओहो, मैं इतनी गर्मी में गांव में कैसे रहूंगी बिना एसी के? अरे बेशर्म, घर में दो लोगों की तबीयत खराब है और तुझे अभी भी अपने एसी की पड़ी है। तुझे मैंने कितना मना किया था, लेकिन तू मेरी बात नहीं सुनी। तेरी वजह से जीतू को हल्का बुखार और तेज जुकाम हो गया, इसीलिए ये इसको डॉक्टर के पास लेकर गए थे और तू घोड़े बेचकर सो रही थी। कम से कम इतना तो देख ले कि तेरा बच्चा कितना एसी की ठंड झेल पा रहा है। सॉरी माँ जी, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मैं गाँव जाने की तैयारी कर लेती हूँ। ये अब तो मैं बुआ के गांव जाऊंगा, यहाँ पर भी खेलूंगा। हाँ हाँ बेटा, तुम गांव जाना, वहाँ पर हम सब मस्ती करेंगे और तुम्हें ठीक होना है तो जल्दी से दवाई खाओ। ठीक है दादी। रेखा अपने पोते को सूप पिलाने के बाद दवाई खिला देती है। रात को पप्पू खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाता है, तब रोशनी खाना परोस देती है। पापा जी खाना। ये सब क्या है रोशनी? जब तुम्हें पता है पापा को कुछ मसाले का खाना नहीं देना, फिर भी सिर्फ स्प्राउट दे दो। जी सॉरी। अरे बहू बनाती नहीं हो, कम से कम इसी पर ध्यान दे दो कि कौन क्या खाता है। तब रोशनी अखिलेश को स्प्राउट्स और जूस दे देती है। बाकी सब नॉर्मल खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। 2 दिन गुजर जाते हैं। रेखा अपने पोते और पति दोनों का ख्याल रखती है। वहीं घमंडी बहू बेफिक्र होकर अपने लिए शॉपिंग करके आती है। माँ जी देखिए, मैं गाँव जाने के लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। सनस्क्रीन, ये वाली अलग स्लीपर, ये सैंडल और कुछ कपड़े भी। सही है ना सब? और जीतू के लिए समर ड्रेस खरीदी है। मुझे भी बता देती, मैं भी कुछ खरीद के ले आती तेरे साथ, पर तू अपने बारे में ही सोचती है। आपको इसीलिए परेशान नहीं किया क्योंकि आप घर पर पापा जी और उसको देख रही थी, तो मैंने सोचा इसी बीच में अपना सामान ले आऊं। और आपको क्या चाहिए था ये मुझे पता नहीं था। नौटंकी कहेगी, तेरी सब नौटंकी जानती हूँ। इतनी घमंडी है कि अपने आगे कुछ नहीं दिखाई देता तो पूछेगी ही क्यों। तब रोशनी अपने कमरे में चली जाती है, पर अपने बच्चों को उसके नए नए कपड़े दिखा दिए हैं। वहीं रेखा छत से जाकर आम का अचार उठाकर ले आती है। अच्छा हुआ मैंने 15 दिन पहले ही ताजा आम का अचार बना लिया। अब मैं अपनी बेटी को दूंगी, मेरी रिद्धिमा को बहुत पसंद है। अखिलेश उठकर एक्सरसाइज करने लगता है। वहीं भैया भाभी के आने की तैयारी में रिद्धिमा ने घर की सारी चीजों को उथल पुथल कर दिया था। साथ ही घर के जाले हटा रही थी। फिर वो स्टूल पर चढ़कर पंखा साफ करने लगती है। वो पंखा साफ करके गिरने वाली होती है कि इतने में विवेक उसे बचा लेता है। आउच, बच गई। अरे हाँ, मैं आ गया इसलिए तुम बच गई, लेकिन तुम इतनी हबड़ तबड़ क्यों कर रही हो? अरे आपको पता है, थोड़े ही दिनों में मम्मी पापा भाभी आने वाली हैं और भाभी का स्वभाव कैसा है ये भी आपको पता है। वो मॉडर्न जमाने की हैं, उन्हें थोड़ा अच्छा चाहिए, इसीलिए सब अच्छे से जमाने की कोशिश कर रही हूँ। बेटा, अब बहू को तू ही समझा। जब से इसने सुना है कि उसके भैया भाभी यहाँ पर आने वाले, तब से बस सफाई किए जा रही, न सोई है। हाँ बहू, तो चिंता मत कर, उनके खाने पीने में कोई कमी नहीं आएगी। चल मैं तेरे साथ काम खत्म करवा देती हूँ। ये कहकर अंजना रिद्धिमा के साथ घर की सफाई करवा देती है। फर्नीचर ठीक करवा देती है। रसोई में बर्तन दोबारा से लगा देती है। मिट्टी के चूल्हे पर दोबारा से मिट्टी पोत कर उसे नया बना देती है। फिर रिद्धिमा कपड़े धोती है। जहाँ तक मेरी कोशिश थी मैंने घर की सारी साफ सफाई कर ली है। भाभी को कुछ अजीब ना लगे, वो तो मेरी शादी के ही खिलाफ थी। व्हाट? रोशनी, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर, इतने अच्छे घर की बेटी होकर एक गांव के लड़के से शादी करना चाहती हो? और मुझे अब पता चला कि वो लड़का रिश्ता लेकर यहाँ आया है। भाभी, प्यार तो प्यार होता है। विवेक बहुत अच्छे हैं, उनसे बात करते करते मुझे 2 साल हो गए और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो मुझे कभी तकलीफ में नहीं रखेंगे। और पार्टनर तो ऐसा ही होना चाहिए ना। स्टॉप 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 स्टॉप। अरे ऐसे देहाती गांव के लड़के के पास रहने जाओगी? वहाँ इतनी गर्मी होगी, वॉशिंग मशीन नहीं होगी, गांव में ठीक से पानी नहीं आता और एसी तो वहाँ बिल्कुल नहीं होगा, तो झोपड़ी के घर में पंखे में गुजारा कर लोगी? भाभी, जहाँ ढेर सारा प्यार और सुख के 2 रोटी हो, वहाँ इंसान कैसे भी रह सकता है। अरे लेकिन जब तुम्हारे हिस्से में पनीर बटर मसाला, एसी और ना जाने कितने ऐशो आराम आ सकते हैं, तो इस गरीब घर के लड़के को क्यों चुन रही हो? ये कैसी लव मैरिज है? किसी अच्छे अमीर को पटा लेती। अरे थोड़ा अपनी भाभी पर ही भरोसा कर लेती, विदेश में शादी करवा देती। विदेश में? भाभी, विवेक बाहर हॉल में अपने माता पिता के साथ बैठे हैं, आप भी आकर बात कर लीजिए, आपको तसल्ली हो जाएगी। मैं क्या बात करूं जब तुमने अपने फैसले पर अमल कर लिया है। रोशनी सिर्फ वहां जाकर खड़ी हो जाती है। इतने में दोनों बच्चों के माता पिता आपस में बात कर लेते हैं। भाभी,
अब यहाँ मेरे ससुराल में आकर न जाने क्या क्या बोलेंगी। भगवान करे इस बार उनका मन बदल जाए। रिद्धिमा कपड़े धोकर चूल्हे पर खाना बनाती है। वहीं शहर में रेखा भी अपने और अपने पति के शॉपिंग करके कुछ कपड़े और जरूरी सामान ले आती है और रोशनी ब्लिंकिट करके कुछ इंस्टेंट खाने का सामान भी, मिनी फैन इत्यादि मंगा लेती है। 3 दिन बाद पूरा परिवार गांव जाने के लिए निकल जाता है और वो गाड़ी में बैठकर गांव के कच्चे रास्ते से गुजरते हैं जहां उन्हें बहुत धचके लगते हैं। आउच अमित, यहाँ पर कितने धक्के लग रहे हैं, इसीलिए मुझे गांव आना पसंद नहीं है। और गर्मी लग रही है, कब पहुंचेंगे हम? अरे आ गए हम, यहाँ से ज्यादा आगे गाड़ी नहीं जाएगी। अच्छा चलो उतरो। पापा हम बुआ के घर पर आ गए। बल्ले बल्ले और शावा शावा। कैसे उछल रहा है अपनी बुआ के घर पर जाने के लिए। इतने में सब गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। अरे वाह, क्या ताजगी वाली हवा है। यहाँ मुझे तो आते ही अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ पापा कुछ भी कहो, गांव की हवा तो गांव की ही होती है। हे भगवान, यहाँ तो एसी क्या, ढंग की सड़क भी नहीं है, ना जाने मेरा क्या होगा। अमित गाड़ी से बाहर सामान निकालकर गाड़ी का हॉर्न बजाता है, जिससे गांव वाले शहर की गाड़ी को देखकर हैरान हो जाते हैं। इतने में और उसके ससुराल वाले भी बाहर आते हैं। भैया भाभी आप आ गए। मम्मी पापा, हमारी तरफ से स्वागत है आप सबका। भाभी हमारे घर में एसी तो नहीं है, पर अपनापन ऐसा मिलेगा कि दिल ठंडा हो जाएगा। आइए ना भाभी। गरीब नंद रिद्धिमा साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछकर मुस्कुराकर स्वागत करती है। स्वागत है समधी जी आपका। और आपकी तबीयत कैसी है? थोड़े टाइम पहले ही हुई है ना आपको ये परेशानी? हाँ बहन जी, लेकिन इस बार गांव आया हूँ तो ठीक होकर भी जाऊंगा। हाँ बिल्कुल आइए। अरे देखो तो रिद्धिमा के शहरी मायके वाले आए हैं। वही तो, लेकिन मैं सोच रही हूँ शहरी बहू जो इतनी मॉडर्न साड़ी पहनकर आई है, या गांव में कैसे रहेगी? मुझे तो नहीं लगता कि इसके बस की बात है झोपड़पट्टी में रहना। ये कहकर पड़ोसी औरतें निकल जाती हैं। जैसे ही घमंडी भाभी अपनी हाई हील्स में चलती हैं तो कीचड़ में पाँव डालने से फिसल जाती हैं और लोग हंसने लगते हैं। अरे ये तो यहाँ आते ही गांव की मिट्टी में भी लथपथ हो गई। बहू इतनी भी क्या जल्दी थी गांव के रंग में रंग जाने की? अरे मम्मी आप तो गंदी हो गई। अरे आप मेरी बुआ के लिए कुछ लाई हो कि नहीं? चुप कर तू, यहाँ तेरी माँ गिर गई और तुझे गिफ्ट की पड़ी है। अरे भाभी हाथ दीजिए, मैं आपके नहाने का इंतजाम करती हूँ। मनहूस गांव आते ही मनहूसियत छा गई, ना जाने मेरे बाकी दिन कैसे कटेंगे। तब रिद्धिमा अपनी भाभी के लिए हैंडपंप से पानी भरकर नहाने के लिए दे देती है। इसके बाद नहा के कपड़े बदल कर आती है। रिद्धिमा ने अपने घर वालों को पुराने फर्नीचर पर बिठाया होता है। तब भाभी, बाप रे ये कैसी कुर्सी है रिद्धिमा, कहीं मैं इस पर से गिर तो नहीं जाऊंगी ना? लग्जरी सोफा से कहाँ आ गई मैं? भाभी इसीलिए तो हम सब जमीन पर बैठते हैं। जमीन पर बैठने का एक अलग ही सुकून है गाँव में। आप भी यहाँ आ जाओ, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा शरबत ले आती हूँ। बुआ मुझे आम खाना है। हाँ मेरे बाबू, मैं पहले आपको ठंडा ठंडा आम का पन्ना पिला देती हूँ, फिर शाम को आम खाएंगे। ठीक है बुआ। रिद्धिमा मिट्टी के मटके जिस पर उसने जूट की बोरी लगा रखी थी, बाहर से उसमें ठंडा पानी निकालकर फटाफट से आम का पन्ना बना देती है और सब लोग जमीन पर बैठकर आम पन्ना पीते ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह बेटी, तू तो गांव जाकर बहुत अच्छा आम का पन्ना बनाती है। एक बार तो इसने ऐसा आम का जूस बनाया था कि पूरी रसोई में आम का जूस ही था। हाँ मुझे भी याद है, पूरे 2 दिन लग गए थे मुझे रसोई साफ करने में। लेकिन बहन जी अब तो आपकी बेटी बहुत अच्छे से घर संभालती है। मुझे बहुत नाज है अपनी बहू पर। सही कहा आपने, बहुत बढ़िया आम पन्ना बनाया मेरी बेटी ने, और ठंडा भी बहुत है, जबकि आपके फ्रिज नहीं है। हाँ ये तो है। इस झोपड़ी में मेरा मतलब मुझे यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। आम पन्ना पी के ही काम चलाना पड़ेगा क्या? काश यहाँ पे एसी होता। मुझे तो रिग्रेट फील हो रहा है यहाँ पर। आप चिंता मत करो, मैं अभी कुछ ऐसा करती हूँ जिससे आपको ठंडक महसूस होगी। रिद्धिमा खिड़की बंद कर देती है, जिससे धूप की रोशनी आना बंद हो जाती है और कमरे के आगे खस का पर्दा लगा देती है, जिस पर पानी का छिड़काव करती है। कुछ देर बाद जब बाहर से हवा अंदर आती है तो ठंडी हवा आती है और कमरे का पंखा पूरे कमरे में ठंडी हवा फैला देता है। अब बताओ मम्मी भाभी, आपको ठंडा लगा? अरे हाँ रिद्धिमा, तेरे इस जुगाड़ से तो सच में ही घर ठंडा हो गया, पंखे में भी। हाँ लेकिन एसी जैसा तो नहीं हुआ ना। कहाँ मेरा एसी, कहाँ ये 2 कौड़ी का पंखा वाला कमरा, माचिस की डिब्बी जैसा। ये लीजिए भाभी, ताजा ताजा तरबूज खाइए। अब क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि लंच के टाइम पर ये सब खाऊं? अरे बहू, यहाँ तो अपनी अमीरी का घमंड मत दिखा। भाभी मैंने खाना भी बनाया है, मैं अभी लेकर आती हूँ।
रिद्धिमा अपने ससुराल वालों को स्टील की प्लेट में और अपने घर वालों को पीतल की थाली में खाना परोस देती है। अरे इस थाली में क्यों, हमें अपनी जैसी ही थाली में दे देती बेटी। अरे पापा, कभी कभी तो आते हो आप लोग, थोड़ा स्पेशल फील तो करवाना चाहिए ना। भाभी, मैंने आलू जीरा, भिंडी की सब्जी, खीरे का रायता और चावल बनाए हैं और घी की रोटियां। इसे खाकर आपको ठंडक महसूस होगी। मुझे लग ही रहा था रिद्धिमा, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की, बट पापा जी के लिए आना ही पड़ा। मैं ये सब खाना नहीं खा सकती। गांव में मुझे गर्मी लगती है, एक तो एसी भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अपने साथ इंस्टेंट नूडल लाई हूँ, तुम वो बना दो, क्योंकि यहाँ मिट्टी का चूल्हा है और मुझे वो जलाना आता नहीं है। ये बहू की भाभी भी ना कितना तानों की बात चलाती है। ठीक है भाभी, मैं बना देती हूँ। रोशनी अपनी नंद को इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट निकाल कर दे देती है, जिसे वो चूल्हे पर बनाती है। उसका बेटा भी खाना छोड़कर मैगी खाने लगता है। ये तो बहुत मिर्ची वाली नूडल्स लाई हो मम्मी, मैं बुआ के हाथ का ही खाना खा रहा हूँ, वो इससे अच्छा है। ले बेटा, पानी पी ले। हाँ बेटा, तू वही खा, लेकिन मैं तो यही खाऊंगी। बेटा, इससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, थोड़ी देर बाद भूख लगेगी। नहीं लगेगी आंटी जी भूख। सब लोग खाना खा लेते हैं और कुछ देर दोपहर में सो जाते हैं। उस टाइम रोशनी को भूख लगती है। हाय राम, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं सच में। सुबह से कोई अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं किया और लंच में नूडल्स खा लिए। मुझे खाना खा लेना चाहिए था, लेकिन अब मैं बोल नहीं सकती, और देखा जाए तो कमरे में ठंडक भी उसने इतनी कर दी है कि चैन से सो सकता है, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं वरना सर पर चढ़ जाएगी। ऐसा कहकर रोशनी भी कुछ देर सो लेती है। शाम को अखिलेश आम के पेड़ के नीचे खाट बिछाकर रमेश के साथ बैठकर बातें करता है। अरे वाह भाई वाह, भाई साहब मजा आ गया। शाम को तो धीरे धीरे ठंडक हो जाती है गांव में, हवा कितनी साफ और शुद्ध है। अरे यही तो हमारे गांव का कमाल है। लेकिन मुझे तो एसी जैसा माहौल बिल्कुल ही मिल रहा है गांव में। अरे बेटा, मौसम देखो कैसा हो गया, बादल आ रहे हैं, रात को बारिश हो गई तो तुम्हें ठंड लगने लगेगी। कल तुम्हें गांव दिखाएंगे, खेत में ले जाएंगे। ओह गॉड आंटी जी, मुझे ये गांव, गोबर, मिट्टी, खेत, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं मेरी ननद इतने बड़े अमीर घर से निकलकर इस गांव की गरीबी में कैसे रह रही है। अरे बस करो रोशनी, गांव में आई हो तो यहाँ घूमने मिलने की कोशिश भी करो। हाँ, थोड़ा बहुत बढ़िया तो है। कुछ देर में तेज हवा चलने लगती है, जिससे बारिश होने लगती है। मौसम और अच्छा हो जाता है तो सब लोग घर के आंगन में आ जाते हैं और रिद्धिमा चूल्हे पर टमाटर, प्याज, गोभी, बैंगन के बढ़िया बढ़िया पकौड़े बनाकर खिलाती है, जिससे सबका मूड और अच्छा हो जाता है। वाह, ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, भीनी भीनी सी। किस चीज की है? और पकौड़े भी अच्छे लग रहे हैं इस टाइम पर खाकर। चलो, इस गांव की बारिश में थोड़ा सा तो मूड अच्छा किया। मुझे पता था भाभी, आपको धीरे धीरे गांव में मजा आने ही लगेगा। ये कोई परफ्यूम नहीं है, गांव की मिट्टी पर जैसे ही बारिश की बूंदें पड़ी, उससे इतनी ही प्यारी खुशबू आती है। ओह। बारिश बंद हो जाने पर रात को फिर से रोशनी गर्मी गर्मी चिल्लाती है। तब रिद्धिमा छत पर सबका बिस्तर लगा देती है, जहाँ थोड़े बहुत मच्छर होते हैं। बारिश की वजह से इतने मच्छर हो गए, अब क्या मैं यहाँ मच्छरों में सोऊं रिद्धिमा? अरे यार, तुम अपनी नंद के ससुराल में आई हो, चैन से सो जाओ ना, हमेशा ताना ही मारती रहती हो। ठंडक तो है ना? हाँ, तो मच्छर भी लग रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं अपने एसी वाले कमरे में होती। कोई मच्छर नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आउच। अरे मम्मी, इतने भी मच्छर नहीं है, सो जाओ आप। भाभी आप चिंता मत करो, मैं भी मच्छरदानी लगा देती हूँ, एक भी मच्छर नहीं आएगा। ऐसा कहकर रिद्धिमा एक बहुत बड़ी मच्छरदानी लेकर लगा देती है। रात को खुले आसमान के नीचे सोकर रोशनी को बहुत अच्छा लगता है और ठंड भी लग रही होती है। अमित, वैसे मौसम बहुत अच्छा लग रहा है ना, गर्मी भी नहीं लग रही और ये खुले आसमान के नीचे सोना, चांद तारे देखना, दिल खुश हो गया। मुझे ठंड भी लग रही है। रिद्धिमा, एक चादर दे दो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कभी अपने मुंह से तारीफ नहीं करती और जब से आई है गांव की बस बुराई ही कर रही है। अब मैडम को अच्छा लग रहा है, गर्मी भी नहीं लग रही है। क्या हुआ, तुम अचानक से हंस क्यों रहे हो? बात ही ऐसी की है तूने। हाँ। ये लीजिए भाभी। रोशनी को पता नहीं चलता, लेकिन सब उसकी बात सुनकर हंस रहे होते हैं और उसे एम्बैरेस फील होता है। इतने में मुंह बनाकर चादर ओढ़कर रोशनी सो जाती है। अगले दिन सब उठ जाते हैं। रिद्धिमा झाड़ू पोछा करके नाश्ता बनाकर सबको देती है और अखिलेश अपनी दवा खाकर गांव की ठंडी हवा में बेटे, पोते और रमेश के साथ टहलता है। हरी हरी घास और नंगे पांव चलता है, एक्सरसाइज करता है। समधी जी, आपको तो बहुत मजा आता होगा गांव में रहने में। यहाँ पर कितनी साफ हवा है, कोई शोर शराबा नहीं है। हाँ दादू, मुझे भी यहाँ बहुत मजा आ रहा है। मम्मी तो मुझे बाहर खेलने ही नहीं देती है वहाँ पर। हाँ जी,
गांव की मिट्टी और गांव की हवा की बात ही कुछ और होती है। समधी जी देखना, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे आप। और मैं तो कहता हूँ कि आप सब गर्मियों की छुट्टियों में आते रहा करिए। क्यों बेटा? हाँ हाँ, क्यों नहीं अंकल जी, इसी बहाने बहन से भी मुलाकात हो जाया करेगी। एक तरफ जेंटलमैन गांव की ताजी हवा में खुश थे तो वहीं औरतें घर पर बैठे आपस में बातें कर रही थी। पर रिद्धिमा पसीने में गर्मी से लथपथ खाना बना रही थी। उसे देखकर रोशनी ताना मारती है। काश तुमने मेरी बात मानी होती तो इतनी गर्मी में ऐसे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना नहीं पड़ रहा होता तुम्हें। एक अच्छे घर की लड़की होकर गरीबी में रह रही हो। मेरे घर की नौकरानी भी तुमसे अच्छे कपड़े पहनती है और एक तुम, बाप रे। भाभी, आपको मेरी ये सारी परेशानियां दिख रही होंगी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। घर छोटा है लेकिन 2 वक्त की खुशी की रोटी भी है। एसी, पंखा, कपड़े तो मोह माया है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है इस चूल्हे के पास आकर। रोशनी चली जाती है। भाभी की बात सुनकर रिद्धिमा की आंखें नम हो जाती हैं। रिद्धिमा एसी चलाकर कमरे में सो रही होती है। तब उसकी एसी ऑफ करके रोशनी उसका हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले जाती है। भाभी, इतनी अच्छी नींद आ रही थी मुझे, सोने क्यों नहीं दिया आपने? एसी भी बंद कर दिया। अब से तुम अपने गरीब ससुराल के पंखे में रहने वाली हो ना, तो एसी की आदत छोड़ दो और पंखे में रहना शुरू कर दो। ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, वरना वहां जाकर तुम्हें एसी की याद आएगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी। बहू, खाना बन गया है तो लिया। जी माँ जी। रिद्धिमा आम का अचार, खीर, ठंडा दही, गोभी आलू की सब्जी, रोटी, दाल, चावल बनाकर सबको परोस देती है। रोशनी का भी खाना खाने का मन नहीं था, लेकिन खाने का लालच देखकर वो खाना खाने लगती है। वाह, जो भी कहो, मेरी नंद ने खाना अच्छा बनाया है। कैसे फटाफट खाए जा रही है। वैसे मेरी बेटी की गरीबी का मजाक उड़ाती रहती है। सच में बेटा, तूने हिसाब से खाना बनाया है। न ज्यादा तेल मिर्च है, ना ही बाहर का खाना है। मुझे तो ये सब शहर जाकर बहुत याद आने वाला है। हाँ पापा, गांव के खाने की बात कुछ और ही है। हाँ बेटा। छोटे से माचिस की डिब्बी जैसे घर में मुझे घुटन हो रही है। मेरा मायका और ससुराल इतना बड़ा था, यहाँ पर मैं कहाँ हूँ? कुछ घूमने की जगह है तो घुमा दो रिद्धिमा। भाभी, मैं गांव घुमाती हूँ। खाना खाने के बाद रिद्धिमा सबको खेत दिखाने ले जाती है, जहाँ गन्ने, भुट्टे, हर तरह के खेत से तब वो गन्ना तोड़कर खाते हैं। मेरे दांत में लग गया, मुझसे नहीं खाया जा रहा ये बकवास। ऊपर से धूप इतनी तेज है। मुझे पता था भाभी आपको धूप लगेगी, इसीलिए मैं आपके लिए स्कार्फ लाई हूँ, इसे पहन लो। नो थैंक्स, मेरे मॉडर्न कपड़े का लुक खराब हो जाएगा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वहां जाकर बॉडी पॉलिश करानी पड़ेगी, टैनिंग आ जाएगी अब। बाप रे रिद्धिमा बहू, तेरी शहरी भाभी कितनी घमंडी है, ताने पर ताने दिए जा रही है। शहर में भी ऐसे ही थी क्या? और कपड़े तो देखो कैसे पहने। हाँ, खुद को कहीं की हीरोइन समझ रही है जो ऐसे छोटे कपड़े पहनी है। इसमें समझना क्या है? मैं हीरोइन हूँ, तभी तो आपको लग रही हूँ ना। और मेरे ऐसे कपड़े पहनने से आपको क्या दिक्कत हो रही है? गांव में कहीं बोर्ड पर लिखा तो नहीं है कैसे कपड़े नहीं पहन सकते? इतनी ही दिक्कत हो रही है आपको तो आप भी पहन लो। बाप रे बाप, पैसों का कितना घमंड है इसको। बहू, बड़ों से ऐसी बात करते हैं। सॉरी काकी जी, मेरी भाभी शहर की है ना, तो उन्हें यहाँ का रहन सहन पता नहीं है। जाने दीजिए, मैं माफी मांगती हूँ आपसे। बेटा, तू शहर की होकर इतनी अच्छी है तो ये इतनी जहरीली क्यों है? खैर, हम चलते हैं। हाँ, जहरीली नागिन हूँ, डसूं। तब गांव की औरतें चली जाती हैं, लेकिन रोशनी अपना घमंड करना नहीं छोड़ती। कुछ देर बाद रिद्धिमा अपनी भाभी और बच्चे को बैलगाड़ी पर बिठाते हैं और गांव की सैर करवाते हैं। उसे डर लग रहा होता है, लेकिन बाद में अच्छा लगता है। वो एक जगह उतरकर आम तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोशनी वहीं पर ही रील बनाने लगती है, जिससे बैलगाड़ी चलने लगती है और रोशनी को बहुत डर लगता है। एकदम से बैलगाड़ी के रुक जाने पर वो फिर से कीचड़ में गिर जाती है और उसका बेटा ही हंसने लगता है। मम्मी, आपके बॉडी पॉलिश का काम इसी पार्लर में हो गया, आपको ही जरूरत नहीं है। चुप जीतू, ऐसे नहीं बोलते भाभी, इसीलिए मैंने आपको कहा था पहले ही उतर जाओ, लेकिन आप उतरी नहीं। चुप करो तुम दोनों, गुस्सा आ रहा है मुझे। फिर रोशनी को अच्छा लगे इसलिए वो नदी में ले जाती है, जहां वो खुद को साफ भी कर लेती है और नहा भी लेती है। और ऐसे ही 3-4 दिन गांव में मॉडर्न ड्रेस पहनकर ही समय बिताती है और बात पर अपनी नंद को पंखे और गरीबी का ताना देती है। काश मेरा एसी यहाँ होता जो मेरे साथ साथ चलता, लेकिन क्या किस्मत है, गांव में आकर इस पंखे में मरना पड़ रहा है। एक हफ्ते बाद ज्यादा ही गर्मी पड़ने से दोनों नंद भाभी के चेहरे पर और हाथ पांव पर लाल दाने हो जाते हैं। ये भगवान, दोनों नंद भाभी तो एक साथ बीमार पड़ गई। एक गर्मी में इतना काम करती है कि अपना ख्याल नहीं रखती, और दूसरी को आदत नहीं है। वही तो। माँ जी मुझे बहुत खुजली
सी हो रही है, गर्मी लग रही है, जलन अलग हो रही है। मुझे भी माँ, भाभी सेम हो रहा है। बेटा मैंने लेप लगाया है, तुम दोनों लगा लो, आराम मिल जाएगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे एसी चाहिए, ठंडक चाहिए। इस पंखे में कुछ नहीं हो रहा मेरा। सब इस रिद्धिमा की गलती है। मेरे मायके के कुत्ते का डॉग हाउस भी इससे बड़ा है, लेकिन यहाँ। माँ मैं अभी आती हूँ। सास और माँ दोनों रिद्धिमा को रोकते हैं, लेकिन वो गर्मी से परेशान होकर चली जाती हैं और अपने पड़ोसी से टेबल फैन मांग कर लाती हैं और अपनी भाभी की तरफ लगा देती हैं, जिससे उसे थोड़ा आराम मिलता है। ये तूने क्या किया? तू भी तो परेशान होती है। माँ मुझे अपनी फिक्र नहीं है, भाभी की चिंता है, उन्हें एसी में रहने की आदत है, इसीलिए मैं उनके लिए टेबल फैन लाई हूँ। मैं तो लेप लगाकर भी रह लूंगी। अंजना बहू के हाथ और चेहरे पर नीम और चंदन का ठंडा लेप लगा देती है और उसे काम करने नहीं देती। वो भी आराम करती है। अगले दिन रिद्धिमा और रोशनी दोनों की जलन में आराम पड़ जाता है, दाने भी कम हो जाते हैं। देखा तूने, तेरी जैसी परेशानी तेरी ननद को भी हो गई है, लेकिन उसने तुझे यहाँ पर प्रायोरिटी दी और खुद गर्मी में रही। लेकिन एक तू है, तेरा कभी घमंड खत्म नहीं होता। उसको छोटा ही साबित करने पर तुली रहती है। कोई बात नहीं माँ, भाभी को कुछ मत बोलो, उन्हें यहाँ की आदत नहीं है। सच में रिद्धिमा, छोटा होकर तुमने अपना बड़प्पन दिखा दिया। मैंने तुम्हें यहाँ कितना कुछ कहा, तब भी तुमने मेरी फिक्र की। पूरी रात गर्मी में परेशान रही, लेकिन वहाँ पंखा मेरी तरफ था। मेरी जितनी तकलीफ तुम्हें भी थी। प्यार, त्याग, सम्मान, तुमसे मुझे यहाँ आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भाभी, मुझे बुरा लगा था, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए मैं आपको कुछ लौटाना चाहती हूँ जो आपने मुझे दिया था। रिद्धिमा एक छोटा बॉक्स लाती है, जिसे खोलने पर रोशनी हाथ पंखा देखती है। ये देखते ही उसे याद आ जाता है। ये लो, ये बॉक्स लो और ससुराल जाकर ही खोलना, वहाँ तुम्हें बहुत काम आएगा। देखना, एसी वाले घर को छोड़कर जा रही हो, झोपड़ी जैसे पंखे के घर में रहने। तुम्हें बहुत गिल्टी फील होगा। अब तो भाभी मैं उनकी हो गई हूँ, जैसे वो रहते हैं उन्हीं की खुशी में खुश रहूंगी। मैंने वो मोह माया शादी के बाद अपनी वहीं छोड़ दी। आपने मुझे ये दिया था, इसे वापस ले लो। मैंने इस पंखे वाले घर को छोटा समझा, पर यहाँ के संस्कार मेरे महलों से बड़े निकले। और अब मेरी भी तबीयत ठीक हो गई है, यहाँ से चलते हैं, फिर आएंगे। बाय बुआ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी, आप वहाँ पर भी आना। हाँ बेटू। इस तरह नंद भाभी एक दूसरे के गले लगती हैं और फिर गाड़ी में बैठकर निकल जाती हैं। तब रोशनी कार की एसी बंद करके गाड़ी का शीशा नीचे कर देती है और गांव की ठंडी हवा खाते हुए शहर की ओर बढ़ती है। ये देखकर सास को भी खुशी मिलती है। दोस्तों, आपको किस चीज की आदत है, एसी की या गांव की हवा की? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।